गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी मेंटर अंकिता आपको फिजिक्स पढ़ाते आई हूँ। ठीक है, तो मैंने आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। पूरा सिलेबस हमने बखूबी कवर कराया है और उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आपका थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छे रैंक से फिर आप प्रवेश ले लिए होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम अब क्या करेंगे, थर्ड सेमेस्टर जो आ रहा है हमारा, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक, हमको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना क्या है, हमको ये पता होना चाहिए पहले से ही कि थर्ड सेमेस्टर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, हमारे कौन कौन से यूनिट हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी जो ट्वेल्थ से जुड़ी हुई हैं वो हमारे लिए क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि इसको कैसे पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और ये सब आपको सारा चीज आपको टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पूरा बैच कंप्लीट कराया, वैसे इससे भी बेहतर तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक पूरी जानकारी पहुंचे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की भी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपना सिलेबस क्या है। ठीक है, ओके, सिलेबस देखो, सिलेबस जो है हमारा इसमें दो पार्ट है। ठीक, अब दो पार्ट कौन कौन से हैं इसमें, और इसमें दो पार्ट होंगे हमारे। ये आप देख सकते हो, फिजिक्स का जो पेपर नंबर 201F। ठीक है, इसमें एक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और दूसरा होगा ऑप्टिक्स। हमारे दो पेपर है। ठीक है, एक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और दूसरा क्या होगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि हमको किसके बारे में पढ़ना है, लाइट्स के बारे में पढ़ना है, इंटरफियरेंस के बारे में पढ़ना है, डिफ्रेक्शन के रिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ना है। यानी सारी चीजें हमारी किससे जुड़ी होंगी, लाइट से जुड़ी होंगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के भी दो भाग होते हैं, पता है आप लोगों को, ये ट्वेल्थ में भी पढ़ा दिया गया होगा, पर आज फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के भी दो भाग होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम बात करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ध्यान रखना, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो क्या होता है, किसके बारे में स्टडी किया जाता है, इसमें होता है हमारा जब हम किसी रेस्ट चार्ज, जो चार्ज होता है जो रेस्ट पे हो, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, और जब हमारा क्या हो, चार्ज मोशन में हो, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये हमारे दो भाग होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के। तो हम देखते हैं इसमें से क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए लेके चलेंगे और पार्ट ए में जानेंगे कि हमारी यूनिट क्या क्या है। ठीक है, तो पार्ट ए चलो, ये पार्ट ए का फर्स्ट यूनिट देखो, ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी हमारा हो गया वैद्युत स्थैतिक। क्या हो गया, वैद्युत स्थैतिक। ठीक है, ये क्या हो गया, चुंबकीय स्थैतिक। यानी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, जहां पे सेकेंड यूनिट में, जहां पे हमारा चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, और उस चार्ज के कारण जब हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो सबसे पहले आपने बहुत ट्वेल्थ में ही पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कुलॉम्स लॉ के बारे में बात कर रहा है। कुलॉम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, और वहां पे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी, ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होता है, वॉल्यूम में होता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो जितनी दूर फैला हुआ है उसका कितना वॉल्यूम, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, निकालेंगे इंटीग्रल फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपने पढ़ा होगा। डाइवर्जेंस और कर्ल, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये सारी चीजें आपको ए टू जेड कंप्लीट करवाई जाएगी टॉपिक वाइज। ठीक है, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा होता है वैद्युत विभव। आपने नाम भी सुना होगा, जिसको हम क्या करते हैं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हम गॉस लॉ भी पढ़ेंगे, ये हमारा फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। उसके बाद आता है सक्सेप्टिबिलिटी और परमिटिविटी। ठीक है, जब परमिटिविटी, समझ ही रहे हो, के की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, के,
ये हमारा कांस्टेंट होगा जब हमारे यहाँ पे लगता है F इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी की बात हो रही है। हम यहाँ पे परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे चार्ज हमारा जब जाता है तो कैसे उसको परमिट किया जाता है, इसलिए नहीं कि फ्लो करने के लिए, वहां जाके चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हम परमिटिविटी भी पढ़ेंगे। समझ में आया? दूसरा यूनिट आ जाओ, ये हमारा है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में क्या है? मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी हम क्या करेंगे, दो करंट एलिमेंट कोई भी होगा उसके बीच का मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे थे। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इसमें भी हमारा आ जाएगा डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा, वो होगा हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में होता है कि जब हमारा सर्किल जैसा सर्किट बन जाए और उसमें हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कैसे लागू करते हैं। ठीक है, और इसको हम निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद इसमें मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी, दोनों में अंतर होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में। ये चीजें हम सारी चीजें सिलेबस जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी बहुत इजी, मतलब बहुत इजी हो जाएगा अगर आप लोग रेगुलर क्लास लेते हो तो। ठीक है, अब आते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड है हमारा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या है हमारा? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें क्या हो गया कि यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वैद्युत, ये मैग्नेटिक क्या हो गया हमारा? चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होता है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको जो एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे लॉ है, ठीक है, लेंज लॉ है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब ये देखो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? लेंज लॉ से ही सारी चीजें आपकी यहाँ पे निकाली जाएंगी, चाहे हमारा फैराडे लॉ हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, या फिर मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एवरीथिंग आपकी लेंज लॉ से क्या की जाएगी? उसको निकाली जाएगी। ठीक है, डेरिवेट की जाएगी। तो ये आता है मैक्सवेल इक्वेशन एंड फिजिकल। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा यूनिट थर्ड में, वो क्या है हमारा? मैक्सवेल इक्वेशन और उसका सिग्निफिकेंस, यानी जो भी हमारी उसकी साइन है या उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 4 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आओ, इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग वेक्टर, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये दिख रहा है आपको? पॉइंटिंग वेक्टर, स्पेलिंग पॉइंटिंग नहीं होगा, आई नहीं होगा, वाई होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इसमें सबसे जरूरी चीज है लीनियर, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है या फिर डिस्पर्सिव या नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है, उसमें हम जो निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमको होमोजीनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, होमोजीनियस आप समझते हो, जो एक दूसरे में क्या हो जाए, वेव अपने में मिल जाए। ठीक है, अगर हेट्रोजीनियस बोल दे तो वो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्नेल्स लॉ, फ्रेजेंस फॉर्मूला, ठीक है, और रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन से ये ना समझना कि ये ऑप्टिक्स का यहाँ टॉपिक आ गया, नहीं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे, ड्यू टू द चार्ज। ठीक है, ड्यू टू द चार्ज विच इज इन द रेस्ट पोजिशन। ठीक है, बिकॉज वी रेस्ट, और ये कह सकते हो आप ये डायनेमिक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये दोनों ही वेव के बारे में बात कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो हमारा पूरा ये यूनिट है, ये पार्ट ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो लास्ट यूनिट में आता है, वो हम चौथे यूनिट में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये पार्ट ए पूरा आपको समझ में आ गया होगा। कोई डरने की बात नहीं है, इसमें आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, सब चीज आपको चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही उठानी है और वहां से हमको पढ़ना है। इसके लिए सबसे अच्छी बुक आती है अगर आपको लेनी है, ग्रिफिथ की। ठीक है, ग्रिफिथ नाम आप देख लीजिएगा। ठीक है, उनका जो बुक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, वो सही होता है, क्योंकि वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। मैं आपको बुक इसलिए बोल रही हूँ, कई बच्चों को बुक, मतलब कई बच्चे ये होते हैं कि बुक से ज्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी मानिए तो बुक्स जैसे होता है ना कि हमारा समंदर है, उसमें हम कुछ ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक बुक का नाम बता दिए हैं, क्योंकि ये जरूरी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे क्लास ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे हम पार्ट बी की तरफ। जो हमारा पार्ट बी है वो है ऑप्टिक्स।
क्या है, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, लाइट की, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक। तो इसमें देखो फर्स्ट यूनिट जो है हमारा क्या है, इंटरफियरेंस। क्या है, इंटरफियरेंस। इसको कहते हैं व्यतिकरण, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यतिकरण, ठीक है। तो इंटरफियरेंस में देखो जो हमारा प्रिज्म है, तो इसमें प्रिज्म के बारे में फ्रेस्नेल ने बाई प्रिज्म के साथ जो अपना लॉ दिया था उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरफियरेंस एंड स्पाशियल टेम्पोरल कोहेरेंस। कोहेरेंस समझते हो, कोहेरेंट, कोहेरेंट ऑफ द लाइट, ठीक है, जब लाइट अपने आप एक जगह जाके मिलती है, ठीक है, उसको कहते हैं कोहेरेंस। तो ये सारी कंडीशन ऑफ फॉर इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस होने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं उनको हमको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, इसमें जो फर्स्ट यूनिट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाएगा वो है न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या माइकलसन एंड फेवरी पेरोट। फेवरी पेरोट और माइकलसन के बारे में अगर ऑप्टिक्स आपने पढ़ा है तो आपने 12th में ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये आपके 12th में है, माइकलसन एंड फेवरी पेरोट के बारे में, छोटा है पर है, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट सेकेंड, डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें आपने फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर जरूर पढ़ा होगा 12th क्लास में। फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट या नंबर ऑफ स्लिट, अगर ज्यादा स्लिट है तो उस पे हम कैसे फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ से फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे, वो निकालेंगे। उसके बाद आता है हाफ पीरियड जोन, ठीक है, या जोन प्लेट। जोन प्लेट आपने ये पढ़ा होगा ना, ऐसे ऐसे करके होता है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये होता है जोन प्लेट। अब जब हम हाफ पीरियड जोन निकालते हैं तो वो हमारा फ्रेस्नेल सामने कैसे दिया था उसका फॉर्मूला, ठीक है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, ये होता है जोन प्लेट। अब आता है पोलराइजेशन, यूनिट ऑफ थर्ड, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन समझ रहे हो, मतलब पोलराइज हो जाना। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा NaCl पोलराइजेशन होता है, तो क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस, यानी दोनों क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गए विथ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ऐसे ही यहाँ भी पोलराइजेशन होगा, जहाँ पे क्रिस्टल का पोलराइजेशन होगा, ठीक है। प्रिज्म, देखो यहाँ पे निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी रिटार्डेशन, रिटार्डेशन तो आप समझते हो ना, रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन आप समझ रहे होगे। जो रिटार्डेशन प्लेट होती है हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे एक्सेलरेशन पढ़ते हो वैसे रिटार्डेशन पढ़ते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, जो क्या हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो। रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव एक्सेलरेशन, यही होता है ना। तो वैसे ही ये रिटार्डेशन भी क्या होगा, ये भी किसी चीज की डिफिशियंसी या कमी को दर्शाएगा, मतलब निगेटिविटी की तरफ, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट जो होता है, लाइट जब पोलराइज्ड होती है तो उसका विश्लेषण हम दिखाएंगे कि उसमें और क्या क्या गुण पाए जाते हैं और इनसे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेस्नेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, हाफ स्लेट और बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर्स। अच्छा ये देखो, ये पोलराइमीटर्स जो है बाइक्वार्ट्ज, ये हमारे इंपॉर्टेंट है और एक नया चीज लग रहा होगा आपको देख के, ठीक है। तो बाइक्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज तो समझते ही हो, चार ऐसे होता है, बाई ऐसे समझो, बाइक्वार्ट्ज क्या हो गया, 8 गुना, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो हम इसको चीज को भी हम लोग जाके सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है यूनिट थर्ड पूरा समझ में आया होगा। यूनिट थर्ड बहुत हार्ड नहीं है, आप देख सकते हो 2-3 टॉपिक है उसमें, और वो आप अच्छे से, जब ये दो आपके यूनिट खत्म होंगे ना तो ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट 4 देखो, यूनिट 4 में क्या है, लेजर। लेजर आपने लेजर लाइट के बारे में जो आप करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में, आपने देखा होगा एक रेड कलर की लेजर लाइट होती है और उसको क्या किया जाता है, हम लोग एक पॉइंट पे लाते हैं, एक दीवार पे आप चिपका देते हो कोई चीज, एक मैप बना के इतना सेंटीमीटर या कुछ पॉइंट करके, ठीक है। आपको उसके बीचों बीच वो लेजर ले जाना होता है, उसके बाद उसकी रीडिंग लिखनी होती है ऐसे करके, ठीक है। तो वो लेजर यहाँ पे हमको पढ़ना है, ठीक है। तो लेजर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी यूजेस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसके कोहेरेंस के बारे में पढ़ेंगे और आइंस्टाइन कोफिशिएंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने 12th में भी पढ़ रखा है, बार बार मैं 12th का बात क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तभी आप PSC का यहाँ पे भी सिलेबस आसानी से कवर कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर, ठीक है। इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है, इसकी क्वालिटी के बारे में, क्वालिटेटिव मतलब इसकी क्वालिटीज के बारे में, ठीक है, और कुछ नहीं। लेकिन इसके बारे में अगर आपका पूरा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्रिप्टिव तो आप उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर के बारे में, ठीक है।
तो ये आपका ओवरऑल जो है पूरा सिलेबस रह गया है। ये सिलेबस आप देख सकते हो, पार्ट ए और पार्ट बी, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये आपने, उम्मीद है कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारे सारे टीम पे है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये मैथ्स के टीचर हैं सर, ये भी मैथ्स की टीचर हैं सर, हमारे बायो के टीचर हैं, और मैम हमारी केमिस्ट्री की टीचर है, और मैं तो हुई ही फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हो, ये बैच जो है पूरा ये सेमेस्टर का आपका ओनली 599 में आ जाता है। बहुत बहुत ही कम प्राइस है, 599, ठीक है। तो ये आपका, अब इसमें क्या क्या है देख रहे हो कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथ्स है, ठीक है। ओवरऑल आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा पहले से बेहतर तरीके से, और हम लोग भी अपने में क्या करते हैं, कुछ नया लाते रहते हैं, ठीक है। कुछ अपने में भी कमियां ढूंढते हैं और उसको सुधारते रहते हैं। तो आपको भी क्या करना है, और अच्छे से पढ़ना है हमारे साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा ये भी देख लो, थियरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉरी, थियरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। क्लास नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लास नोट्स के बाद आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो करवाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको पूरे एमसीक्यूज पीवाईक्यू से जुड़े होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और आपके एमसीक्यूज इतने ज़्यादा करा दिए जाते हैं कि वो लगभग उसी में से सारे क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, पेपर में आते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, आपके यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी करवाए जाते हैं। दूसरा बात, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगा यहाँ पे। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर ये सारथी बैच जाके टारगेट सेमेस्टर के ऐप से ये ज्वाइन कर लेते हो, तो आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, रोज क्लास करना है और रोज पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आपको क्या रहता है कि अरे यार एग्जाम के एक दिन पहले बैच लेना है, या फिर एग्जाम के 2 दिन पहले आप ज्वाइन कर रहे हो, फिर आप सोचते हो कि कैसे क्या करना है। इससे बेहतर है कि हर साल से, जरूरी है, मैं बोल रही हूँ अपने अंदर कुछ नया लाने के लिए, हर साल अगर जो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से 4 दिन पहले बैच ले रहे हैं, या 4 दिन पहले एमसीक्यूज ढूंढने लगते हैं, सोचते हैं एक दिन में ही एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, उन बच्चों को मैं ये बता दूं कि बीएससी के बाद भी एक फ्यूचर होता है, जहाँ पे अपने नॉलेज को क्या करना है, यूटिलाइज करना होता है, ठीक है, एक्सप्लोर करना होता है। तो जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा, अगर आप सिर्फ एग्जाम दे के पास हो रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए आपको थियरी क्लास की भी ज़रूरत है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप सभी ये बैच टाइम से ज्वाइन करोगे। और आपका ये क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगा, 25 से आपके क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी बैच ज्वाइन कीजिए प्लीज़। उसके बाद आप लोग, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है, ठीक है। और उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिली जाएंगी। आपको आखिरी बात ये बोलना चाहिए, व्हाट्सअप ग्रुप पे बना हुआ है एक सारथी बीएससी सेमेस्टर थर्ड्स के नाम से, वहाँ पे आप भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, ठीक है। आने वाले नोटिफिकेशन या फिर जो भी नोटिफिकेशन है, आपको सिलेबस से जुड़े नोटिफिकेशन, कॉलेज से जुड़े नोटिफिकेशन, सभी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लास कब से शुरू हो रही है, क्लास कितने बजे से होगी, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू। मिलते हैं आपसे यूनिट के साथ पढ़ाते हुए 25 को, ठीक है। थैंक यू।